नमस्कार, भारत एट 7 खबर राज्यों की हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो देश भर के राज्यों की तमाम दिन भर की खबरें लेकर हाजिर हैं हम। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मेंचिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौता ज्ञापन का हुआ आदान प्रदान। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंधों में आई मजबूती। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में कहा, भारत और वियतनाम मिलकर करेंगे काम। रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर भी हुई चर्चा। वियतनाम के प्रधानमंत्री के भारत दौरे से होंगे मजबूत संबंध। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब। कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे का तेजी से हो रहा है विकास। लोको पायलट रेलवे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य, नियमों में संशोधन कर उन्हें दी जा रही हैं आधुनिक सुविधाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को किया खारिज। कहा, हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने योग्य। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बड़ा फैसला। SC/ST आरक्षण के तहत सब कैटेगरी बना सकती है राज्य सरकार। चुनिंदा जातियों को ज्यादा आरक्षण का रास्ता साफ। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के CM के पूर्व PA विभव कुमार पर की कड़ी टिप्पणी। पूछा, क्या ये अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के गुंडे CM आवास पर काम करें? जमानत याचिका पर 7 अगस्त तक मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही। हिमाचल में बादल फटने के बाद 36 लोग लापता। उत्तराखंड के बिशनपुर में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन के कारण रास्ता बाधित। प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद देने में जुटी केंद्र सरकार। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजी दल ने रचा इतिहास, किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। स्वप्निल कुसले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में साधा कांसे पर निशाना। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और अब विस्तार से समाचार। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान और उसके नौकर राजू पर लगा है। मजदूर परिवार की पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। हैरान करने वाली बात यह है कि सपा नेता की इस घिनौनी करतूत से अयोध्या के सांसद बेखबर हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या की पवित्र भूमि से सामने आया शर्मनाक मामला। सपा नेता मोइन खान ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार कर बनाया वीडियो। बच्ची के गर्भवती होने के बाद मामला आया सामने। आरोपियों को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों में से एक समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मोइन खान। उम्र महज 12 वर्ष, न दुनिया की समझ न दुनियादारी की। मोइन खान ने बच्ची को वो जख्म दिया जिसकी टीस का दर्द शायद ही कभी कम होगा। सपा नेता की इस घिनौनी करतूत से अयोध्या के सांसद बेखबर। हैरान करने वाली बात यह है कि सपा नेता की इस घिनौनी करतूत से अयोध्या के सांसद बेखबर हैं। I am not aware of it about so how I can answer about your question. हमको जानकारी लेने दीजिए ना, तभी तो हम कुछ बात कर पाएंगे।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की एक ऐसी किशोरी की जिसका पहले बलात्कार हुआ, फिर इसका वीडियो बनाया गया और उसको दिखाकर लगातार यह सिलसिला चलता रहा। बल्कि एक नहीं बल्कि दो लोग उसके साथ यह घिनौना खेल खेलते रहे। आरोपियों में से मोहित खान मदरसा में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, इसलिए लड़की उसके रसूख से डर गई और मामला तब खुला जब किशोरी के पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कि वह 2 माह की गर्भवती है। धान बैठा हमारी बिटिया जात रही, धान बैठा के लौटी है तो वही राजू मोहित रहे, कहीं आप पोस पापा ले जा तो वहाँ पर जन बाटे राजू भी रहे मोहित, तो सब वीडियो बनाए के ओके बाद मैंने हमारी बिटिया लेके आए तो पूछे 1-2 महीने के बाद का भवा, तो कहीं की जन वैसे ऐसे राजू मोहित करे हैं, जाँच कराए, जाँच पे निकला 2 महीने का लड़का। चौकी में नहीं सुनवाई, थाना तो कहीं जन बाटे उनका नाम काट दिया, राजू नाम डाला। अब मामला खुला तो किशोरी 2 माह की गर्भवती है और विहिप बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोग लामबंद हो आक्रोशित हैं, तो पुलिस भी अब हरकत में है। दोनों नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं मुख्य आरोपी मोहित खान के रिश्तेदार एक महिला सुरैया सीधे तौर पर पीड़ित महिला और भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। उसका कहना है कि कोई कह दे रेप किया तो क्या मान लिया जाएगा। राजनीति हो रही है, आप उसके पीछे देखिए कि लड़की के पीछे कौन खड़ा है, उसको देखिए ना। इतना बड़ा आरोप लगा दिया, 4 लोग इकट्ठे हो गए, सारे 4 लोग इकट्ठे हो गए, किसी को भी गलत ठहरा देंगे। वहीं भाजपा का आरोप है कि अयोध्या की पवित्र भूमि को समाजवादी पार्टी के मोहित खान ने नाबालिग के साथ बलात्कार कर अपवित्र किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद शर्मनाक मामला, और उससे शर्मनाक ये कि वहाँ के विधायक जो हैं इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। विधान परिषद में आज पेश उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने परिषद में नजूल जमीन विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध सभापति से किया। इसके बाद सभापति ने इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया, जो 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले राजाओं या अन्य लोगों को अंग्रेजों ने बेदखल कर इन जमीनों पर कब्जा किया था। अंग्रेजों के जाने के बाद ये भूमि राज्य सरकार के अधीन आ गई। ये बेशकीमती जमीन है जो शहरों में अधिक है। राज्य सरकार पहले के नियम के अनुसार 90 साल के लीज पर इसे देती थी, जिसे हर 30 साल में रिन्यूअल कराना होता था। शहरों के किनारे एक बड़ी आबादी इस नजूल लैंड पर बस चुकी है। सरकार इस नजूल लैंड को फ्री होल्ड करती रही है और लीज पर देती रही है, जिसे वो बंद करना चाहती है। राज्य सरकार इस भूमि पर अपना कब्जा चाहती है, जो लैंड बैंक के रूप में उसके पास रहेगा। तो नजूल संपत्ति विधेयक प्रवर समिति को भेजा गया है और इस पर और ज़्यादा बातचीत के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ नए प्रावधान इस विधेयक में, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये प्रवर समिति को क्यों भेजा गया? बिल्कुल, इसको प्रवर समिति को भेजा गया है। इसमें विपक्षी दल तो काफ़ी ज़्यादा इससे नाराज थे ही थे। सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक इसको लेकर नाराजगी जताई थी उन्होंने सदन में, जिनमें से सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी थे। तो आज विधान परिषद में जब ये बिल आया विधानसभा में पास होने के बाद, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि इस बिल को प्रवर समिति को भेजा जाए, क्योंकि इसके कुछ प्रावधानों में लोगों को आपत्ति है। खासतौर से इस नजूल लैंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जो आपने जिसका अभी जिक्र किया कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लोग आंदोलनरत थे उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने वाली भूमि को नजूल लैंड कहते हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो ये सरकारी लैंड है और इस सरकारी भूमि पर लोगों का कब्जा हो गया है। सरकार ये इस बिल में था कि 2025 के बाद अगर कोई कब्जा रहता है तो
उसको डीएम उसका किराया वसूल करेगा और पूरी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। लेकिन सरकार ने इस बात का विधानसभा में जिक्र किया था कि जो लोग हैं जिनके पास वाजिब कागज हैं, जिन्होंने रिन्यूअल कराया है या गरीब लोग हैं, उनको साथ ऐसा नहीं किया जाएगा। खास तौर से इन ज़मीनों पर कई जगह पुरानी इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से लोगों को इसमें कई प्रावधानों में आपत्ति थी। खासतौर से जो भवन निर्माण है उन पर उनका किस तरीके से मुआवजा दिया जाएगा, क्या कुछ तरीका होगा, इन सब चीज़ों को लेकर कुछ जो गतिरोध बना था उसके मद्देनजर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने इसको प्रस्ताव रखा और जिस प्रस्ताव को सभापति ने मान लिया और इसको प्रवर समिति को भेज दिया गया है, जो 2 माह के अंदर इसे आएगा। तो ये माना यह जाएगा कि अब ये नजूलैंड बिल फिर से शीतकालीन सत्र में इसे पास हो जाने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, आगे की आप कार्रवाई इस पर बता रहे हैं, लेकिन इसे लेकर विधानसभा में हंगामा भी काफ़ी हुआ। जी बिल्कुल, कल हंगामे के बीच ही विधानसभा में ये बिल पेश हुआ था। संपूर्ण विपक्ष इस पे नारेबाजी भी किया था, लेकिन चूंकि विधानसभा में भी सरकार का बहुमत है, काफ़ी ज़्यादा बहुमत है, तो वहाँ से भी पास हो गया बिल, यहाँ से भी पास हो जाता। लेकिन कुछ अपने ही लोगों की नाराज़गी या गतिरोध उसे कहें इस बिल पर था, तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए भूपेंद्र चौधरी सामने आए। उन्होंने इस बिल को प्रवर समिति को दे दिया है कि जो कुछ आपत्तियाँ हैं उन आपत्तियों को निस्तारण करके उसे संशोधित किया जाए। हालांकि कल संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात का आश्वासन दिया था कि ये बिल है, इसमें कुछ नियम में संशोधन किया जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो नजूलैंड है उसको विकास कार्यों के लिए प्रयोग किया जाए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए किया जाए, तमाम सारे डेवलपमेंट होते हैं सरकार के, उनके लिए प्रयोग किया जाए। सरकार का ये मतलब ये मंशा थी और इसी के मद्देनजर जो शहरों का विस्तारीकरण है या विकास कार्य हैं उनको फिर से किया जाए और कब्जा मुक्त किया जाए। लेकिन तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे कब्जा किए हुए हैं, उनमें नियम कायदे ढेर सारे होते हैं, उन नियम कायदों को लेकर आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के संबंध में क्या कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, इसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। हिंदू पक्ष की याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया गया था और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की गई। वहीं मुस्लिम पक्ष ने साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अगर मुस्लिम पक्ष मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो एक कैविएट दाखिल करेंगे। ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने की डिटेल्ड हियरिंग करने के बाद
जो शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। और जो शाही ईदगाह मस्जिद का तर्क था कि ये सारे सूट्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 ये लिमिटेशन एक्ट से बाधित है, 5 कानून उन्होंने बताए थे, उस मांग को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और ये कहा है कि ये सारे प्लेन कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और चलने लायक योग्य हैं। अगली तारीख 12 अगस्त लगाई गई है। मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन के मांग करेंगे और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे। और अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। हिंदुओं के नाम से 56 मदरसों ने 125 करोड़ रुपए का अनुदान ले लिया। जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने सख्त कार्रवाई करते हुए श्योपुर जिले के 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। देखिए भोपाल से हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी की ये रिपोर्ट। केवल कागजों में चलने वाले मदरसों की मान्यता रद्द की गई। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने श्योपुर जिले के 56 ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है जो केवल अनुदान प्राप्त करने के लिए ही चलाए जा रहे थे। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 56 मदरसों में फर्जीवाड़ा उजागर। मदरसों में चल रहा है भ्रष्टाचार का खेल। हिंदुओं के नाम से 56 मदरसों ने लिया 125 करोड़ रुपए का अनुदान। हिंदू बच्चों के नाम से ली जा रही है सरकारी मदद। 56 मदरसों में हिंदू बच्चों के नाम दर्ज पाए गए। जिन बच्चों के नाम सामने आए हैं उनमें कोई विदेश में रह रहा है तो कोई बड़े पद पर नौकरी कर रहा है। मृतकों के नाम दर्ज करवाकर लिया गया सरकारी अनुदान। एक ही गांव में एक ही नाम से कई मदरसे अलग अलग पदों पर संचालित। मध्य प्रदेश श्योपुर में कुल 80 मदरसे थे, जिनमें से 56 मदरसे ऐसे थे जो मौके पर संचालित ही नहीं थे और 54 तो शासन से बकायदा अनुदान भी ले रहे थे। इसकी शिकायत पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी के पास आई थी, जिसके बाद मामले की जांच की गई तो 56 मदरसे फर्जी पाए गए। 56 मदरसे संचालित पाए गए थे, जिसके रिपोर्ट मदरसा को वहाँ आयुक्त लोक शिक्षा को भोपाल भेज दी गई थी। केवल 24 मदरसे। और सीधे अब आपको ले चलते हैं संसद भवन, दिखाते हैं लोकसभा की कार्रवाई। भी करता हूं, भले ही कुछ प्रतिपक्ष की नए सदस्य अपना मत फ्रैंकली रखे, शायद हमको उनको लगा कि हम उनको नापसंद करेंगे, लेकिन आप की अनुमति से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा ये सारे विचार में हम अच्छा ही क्या हो सकता है उसकी निश्चित रूप में मैं पहले आश्वस्त करता हूँ इस सदन को, निश्चित रूप में हम सभी विचारों को स्वीकार करेंगे और जो इस समाज और देश के लिए अच्छा होगा उसके लिए करेंगे। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों में जिसके बारे में 29 तारीख को एक हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 4 साल की हम जन्मदिन मनाए 29 जुलाई 2024 को। सभी ने भी कहा 34 साल के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी सौभाग्य है, इसी क्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी देश में चल रहा है। इसकी कई सारे फीचर्स है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ 60 पेज की एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भारत की नवनिर्माण के लिए, विश्व की नागरिकों की भाईचारा बढ़ाने के लिए, विश्व की सभी समस्याओं की समाधान की रास्ता आज के दिनों में भारतीय नागरिकों की दायित्व बनता है और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी अहम दार्शनिक तत्व है। ऐसे सर्वसम्मति से आज देश उसको स्वीकार करता है। इसको विमर्श के ऊपर आगे सामने लाया गया है। शायद संविधान सभा के बाद ये युवाओं की देश है, ये नेशन ऑफ यूथ है। शायद दुनिया में हमें अभी सौभाग्य मिला है, जितने दुनिया की आबादी है, युवाओं की जनसंख्या इन दिनों में भारत में सबसे ज्यादा है, जिस समय में हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन कर रहे हैं। मैं पहले 1-2 विषय क्लैरिफाई करूं।
और हाउस को आश्वस्त करूं कि पिछले दिनों में जितना वित्तीय प्रबंधन होता था, मैं एक तथ्य आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कहूं, 2013-14 में शिक्षा के ऊपर, हाँ ये बात सही है, कोठारी कमीशन से लेके अभी की राष्ट्रीय नीति तक, शिक्षा नीति तक सभी ने आग्रह किया कि अच्छा होता कि अगर हम जीडीपी के 6 खर्चा करते। इसमें मैं भी स्वीकार करता हूं, मैं उसको समर्थन भी करता हूं। अध्यक्ष जी, 2013-14 में जीडीपी की 3.84 खर्चा होती थी। अभी तक जो लेटेस्ट जीडीपी के खर्चे यानी राज्यों के खर्चे को भी शामिल करना पड़ता है, इसकी कैलकुलेशन ऐसी होती है। जो अभी तक पब्लिक डोमेन में 2021 की एक्चुअल डाटा है, तब तक यानी हमारी सरकार के लगभग 7-8 साल के उपरांत उसकी व्यय 4.64 है। हम टुवर्ड्स 6% पहुंचेंगे, यह हमारा विश्वास है। जिस ढंग से देश की अर्थनीति की ग्रोथ हो रही है, जिस ढंग से हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेके 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी की कल्पना कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर हम शिक्षा पे ज्यादा निवेश करेंगे तभी तो जाके हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। उस दिशा में मैं मानता हूं शायद सही प्रवास है। अभी अगर मैं और एक तथ्य आपके सामने रखूं, 13-14 में राज्य और केंद्र दोनों की मिला के सारे बजट को मैं आपकी पवित्र गृह में इस तथ्य रखूं, 4.3 लाख करोड़ रुपया खर्चा होता था, जो बढ़ के आज लगभग 9.19 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है, नेट ग्रोथ है। अध्यक्ष जी, इसी साल बजट में केवल शिक्षा में 1,20,000 करोड़ रुपया खर्चा हुई है। रोजगार के विभिन्न आयामों में लगभग 22,000 करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था किया गया है। महत्वाकांक्षी स्किल डेवलपमेंट में केंद्र सरकार, राज्य भी अलग खर्चा करते हैं, केंद्र सरकार 4,520 करोड़, समूचा 1,48,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था इसी साल की बजट में हुई है। इतना ही नहीं, केवल अगर मैं उसको स्टैटिस्टिक्स के साथ कन्वर्ट करूं, 2013-14 में जितना खर्चा होता था और इस साल की वित्तीय प्रबंधन जितना हुई है, उसमें 78% की ग्रोथ हुई है स्कूल हायर एजुकेशन में। और स्कूल एजुकेशन को अगर मैं कहूं, 13-14 में जितना खर्चा होता था और आज की स्पेंडिंग, इसमें 40% की ग्रोथ हुई है। और पिछले इस साल का खर्चा और पिछले साल की तुलना करें, ये 8 और 7% की ग्रोथ हुई है। स्कूल में 7, हायर एजुकेशन में 8। अभी मेरे मित्र ओवैसी जी नहीं है, वो कोट कर रहे थे कि नहीं हायर एजुकेशन में घट गया। तथ्य ऐसा नहीं है, शायद उनकी जानकारी सुधार लेते तो अच्छा होता। बजट की जो व्यवस्था है, अध्यक्ष जी, मैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो इस बजट में जिसके बारे में भरपूर सोचा गया है, शिक्षा को एक्सेसिबल करना, शिक्षा इक्विटेबल हो, शिक्षा अफोर्डेबल हो, शिक्षा क्वालिटेटिव हो और शिक्षा अकाउंटेबिलिटी के साथ रहे, ये 5 पिलर के ऊपर शिक्षा की व्यवस्था को सोची गई है। मैं अगर शिक्षा की एक्सेसिबिलिटी में एक तथ्य आपके सामने रखना उचित मानता हूं इस गृह के सामने। अध्यक्ष जी, जब 2013-14 में हम लोग दायित्व में आए, तब हमारे सामने यूनिवर्सिटी की संख्या क्या था? हमारे सामने यूनिवर्सिटी की संख्या कुल मिला के था 760। 14-15 में इस देश में यूनिवर्सिटी की संख्या था 760, जो अभी बढ़ के 54% की ग्रोथ हुई है, 1168 हुई है। ये यूनिवर्सिटियों की मैं आपको तथ्य देता हूं। अगर मैं समूचा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की सूची आपके सामने रखूं, अध्यक्ष जी, मैं 1 मिनट आपको समय लूंगा, कितने विषय आए हैं। आज IIT, IIM, NIT, ये सारे में आज उच्च शिक्षण संस्थानों में काफी वृद्धि की गई है। अध्यक्ष जी, अगर मैं केवल उच्च शिक्षण संस्थान की नहीं कहूँगा, अभी हमारे तो लोकसभा से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर शिक्षा मंत्री
धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वाली भोली भाली मेहनत वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट।